हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय। हमारी अष्टांग हृदय संहिता जिसके रचयिता बाघभट्ट आचार्य हैं, और इस संहिता का हम आज देखेंगे तीसरा अध्याय। और तीसरे अध्याय में हम जानेंगे ऋतुचर्या के बारे में कि किस ऋतु में हमें कैसा अपना आहार विहार और अपना परिवर्तन रखना चाहिए, और ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी ऋतु किस दोष का शमन करती है और किस दोष को प्रकोपित करती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अपनी ऋतुओं को। हमने पिछले लेक्चर में क्रिया शरीर के 6 ऋतुओं के बारे में पढ़ा था। तो 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है शिशिर, जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से माघ और फल्गुन मास में आती है। दूसरी ऋतु होती है बसंत ऋतु, चैत वैशाख के महीने में। तीसरी ग्रीष्म, चौथी वर्षा, पांचवी शरद और छठवीं ऋतु होती है हेमंत ऋतु। इसी प्रकार से शिशिर, बसंत और ग्रीष्म नामक 3 ऋतुओं में होने वाले 6 मासों के नाम उत्तरायण काल हैं। यहाँ पे लिखा है 6 मासों के नाम, मतलब शिशिर, बसंत और ग्रीष्म में आने वाले 6 महीने उत्तरायण काल में आते हैं। और बाकी बचे हुए 6 महीने और बाकी बची हुई 3 ऋतुएं किस चीज़ में आती हैं? आदान काल में। आदान काल और उत्तरायण काल के बारे में MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए एक बार आप इनको थोड़ा और रीड कर लीजिएगा। संपूर्ण वर्ष में 12 मास, 6 ऋतुएं और 2 आयान होते हैं, मतलब काल, उत्तरायण और आदायन। ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, इसमें कुछ नया इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वही ऋतु के बारे में। अब हम देखते हैं अग्निगुण प्रधान होता है आदान काल में। इस उत्तरायण काल में सूर्य की उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण, उष्ण और गर्म हो जाती हैं। अब देखो, सबको पता है कि शिशिर में, बसंत में और ग्रीष्म मौसम में जो होता है, जो हमारा सूर्य होता है, वो गर्म किरणों के साथ निकलता है। बस यहीं पे ये दिया गया है कि जो आदान काल है, जिसका हम उत्तरायण काल भी कहते हैं, उसमें अग्निगुण प्रधान होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिखा है शिशिर ऋतु में तिक्त रस प्रधान होता है, वसंत ऋतु में कसाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस। हमने जो क्रिया शरीर वाला पहला लेक्चर देखा था, जिसमें हमने त्रिदोष का वर्णन किया है, उस वाले लेक्चर में ऋतुओं का रस के साथ परस्पर संबंध, दोषों के साथ और गुण के साथ परस्पर संबंध बताए हैं, वो भी एक टेबल के फॉर्मेट में। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो वाला लेक्चर जाके चेक कर लीजिए। आपको कन्फ्यूज़न अगर यहाँ पर कुछ हो भी रही होगी तो क्लियर हो जाएगी। हम एक बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम दोबारा उतनी ही डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ओवरव्यू देख रहे हैं संहिता का। दूसरा काल है हमारा विसर्ग काल, और जिसको हम कहते हैं दक्षिणायन। वर्षा, शरद और हेमंत नामक इन 3 ऋतुओं का नाम दक्षिणायन है। इसी का दूसरा नाम विसर्ग काल भी है। देखो, हमने ऊपर पढ़ा था आदान काल और विसर्ग काल। ये आदान काल में आता है क्या? उत्तरायण। और विसर्ग काल में आता है क्या? दक्षिणायन। यह काल सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। अब जो वर्षा है, शरद और हेमंत ऋतु है, यहाँ ठंडक होती है। इन 3 ऋतुओं में थोड़ी ठंडक आ जाती है और ठंडी का मौसम लग ही जाता है, इसलिए प्राणी को बल प्रदान करता है। सूर्य का बल क्षीण होता है इस काल में मेदों, मतलब बादलों। वर्षा ऋतु में बादल दिखते हैं, छाए रहने का कारण वर्षा होते रहने, इन दोषों के कारण शीतल हवा बहने और से भूतल का संताप शांत होता है, मतलब जो भूतल है, ज़मीन है, उसकी गर्मी शांत होती है वर्षा होने के कारण, और जिससे हमें बल भी मिलता है। बल का चय और अपचय लिखा है। शीत ऋतुओं में प्राणी में बल की स्थिति उत्तम रहती है, मतलब जो ठंडी का मौसम होता है उसमें प्राणियों में उत्तम बल होता है। अब अपन देखते हैं सारी ऋतुओं का कंटिन्यू चलेंगे। शिशिर, वसंत, हेमंत, जो भी हमारी ऋतुओं को लेकर ही हम उनकी ऋतुचर्या देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी ऋतु आती है हेमंत ऋतु, उसमें देखते हैं हम। हेमंत ऋतु में काल स्वभाव के कारण पुरुष अधिक बलवान रहता है, क्योंकि शीत के कारण भीतर रुका होने के कारण जठर अग्नि अधिक बलवान हो जाती है। यदि उसे आहार रूपी ईंधन, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, आहार और ईंधन होता है फ्यूल, जो खाना को पचा रहा है। जठर अग्नि वो अग्नि होती है जो हमारे खाना का, भोजन का, जो हम करते हैं ना भोजन, उसका पाचन करती है। हेमंत ऋतु में जठर अग्नि बलवान होती है।
यहाँ लिखा है जठराग्नि अधिक बलवान हो जाती है, तो जो हम आहार लेते हैं वो भी जल्दी पाचन हो जाते हैं, जिसके कारण हमें अधिक बल प्रदान होता है। इसलिए हेमंत ऋतु में वातशामक कौन कौन से हैं हमारे रस जो वात का शमन करते हैं? मधुर, अम्ल, लवण रसयुक्त पदार्थों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। अब देखो, अगर ये रस वातशामक हैं तो हम आपको एक चीज़ फिर से याद दिला देते हैं। जो भी रस वातशामक होंगे वो कफ का क्या करेंगे? कफ को बढ़ाएंगे। जो वात का शमन करेंगे वो कफ को बढ़ाएंगे। मतलब मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाएंगे और वात का शमन करेंगे। इसको आप याद रख लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें हेमंत ऋतु में प्रातः काल के क्या क्या कर्तव्य हैं। हेमंत ऋतु में लंबी रातें होने लगती हैं। ठंडी के मौसम में आप सबको पता है कि रातें लंबी हो जाती हैं, अतः प्रातः काल उठते ही भूख लग जाती है। क्योंकि रातें लंबी होती हैं तो ज़्यादा सोते हैं अपन, उसके कारण सुबह भी लेट उठते हैं, तो जब भी उठते हैं तो भूख लगी आती है। तो इसलिए प्रातः काल में सुबह उठकर मलमूत्र का त्याग करने के बाद, शौच आदि नित्य क्रिया करने के बाद, दंतवन आदि के बाद कुछ खा लेना चाहिए। और कुछ ये लिखा है कि कुछ खा लेना चाहिए, और जो भी हम भोजन लेंगे उसमें हमारा मधुर, लवण और अम्ल रस युक्त पदार्थ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मधुर, अम्ल, लवण रस युक्त तो कौन से होंगे? मिठाइयाँ, नमकीन आदि इस टाइप के खाना, कुछ नाश्ता कर लेना चाहिए। अब स्नान आदि की विधि लिखी है हेमंत ऋतु में। उसके बाद आंवला आदि कसैले द्रव्यों के कल्क मतलब चटनी के समान पिसे हुए द्रव्य से पहले किए गए अव्यंग मतलब मालिश, ये जो द्रव्य लिखे हैं इनको चटनी के समान पीस लो, फिर उसकी मालिश करो, चिकनाई दूर करे, फिर विधि पूर्वक स्नान करें। जैसे आप नहाते वैसे नहा लें। ये यहाँ पे लिखा गया, ये कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भोजन में घी तेल में भुना हुआ मांस, रस स्वस्थ प्राणियों को मांस होना चाहिए। गुड़ से बने हुए पदार्थ, स्वच्छ मद्य या सामान्य मद्य, गेहूं का आटा, उड़द की दाल, इक्षुरस, दूध द्वारा निर्मित पदार्थ। जैसे दूध द्वारा निर्मित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? दही, मठा, मलाई, रबड़ी, खुरचन। अब जो यहाँ खुरचन वर्ड लिखा है वो मलाई की खुरचन नहीं है। मलाई की खुरचन अलग होती है, पर ये वाली खुरचन कौन सी है? जो दूध के फट जाने के बाद जब हम दूध को उबाल देते हैं तो नीचे अपने बर्तन के तले में जो एक मोटी सी वाइट कलर की परत जम जाती है, कभी कभी देखा होगा आपने अपने घर में, उस चीज़ को यहाँ खुरचन बोला गया है। तो ये सारे पदार्थों का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ स्नान विधि लिखी है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। भोजन लिखा है, खाने वाले की रुचि के अनुसार इसका निर्माण किया जाता है। ये मांस भोजन, मांसपेशियों के लिए, शाकाहार सबके लिए, उड़द के बड़े या पकौड़े शाकाहारी मांस के लिए, ये सब लिखा है। अब देखते हैं अपन शीतनाशक उपाय। पीन मतलब स्थूल एवं पुष्ट, उरु, स्तन तथा श्रोणी वाली यौवन तथा सुराग के मद से मदमती हुई प्रिया मतलब फीमेल, कुमकुम के लेप, अगुरु की धूप में यौवन मद के कारण उष्ण शरीर वाली नारियां भोग्य शीत को हर लेती हैं। यहाँ आलिंगन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की नारी या किस प्रकार की फीमेल के साथ आलिंगन उत्तम होगा इस ऋतु में, बस वही है। इसको समझा देते हैं हम, पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, हम आपको ये नहीं और जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर कर देंगे। निवास विधि। जलते हुए अंगारों से तपे हुए मकानों के निचले तल में निर्मित कमरे में अथवा गर्भभूवेशम में निवास करने वाले नर नारियों को शीत के कारण उत्पन्न होने वाली पुरुषता संबंधी कोई विकार कभी नहीं होता। यहाँ पे ये घर लिखा है किस टाइप के निवास होने चाहिए इस ऋतु में। अब हेमंत के बाद हम आ जाते हैं शिशिर ऋतुचर्या में। हेमंत ऋतु में कही गई सभी विधियों का सेवन विशेष करके शिशिर ऋतु में भी करना चाहिए। मतलब जो भी हमने ऊपर देखा है वो सब हमारे लिए शिशिर ऋतु में भी सेम ही होगा। शिशिर के देखो, अब हेमंत तो शिशिर का सेम है, तो अब बसंत में कुछ चेंजेस होंगे वो हम देखते हैं। क्योंकि ठंडी के मौसम के बाद जब बसंत ऋतु लगती है तो थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगती है। तो जब गर्मी होने लगेगी तो थोड़ा सा हमारा भी चेंज आएंगे हर चीज़ में, इसलिए हम उसको देखते हैं। शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता के कारण मतलब अधिक ठंडा होने के कारण स्वाभाविक रूप से कफ दोष का संचय हो जाता है। अब शिशिर ऋतु में कफ दोष का संचय हो रहा है, इस चीज़ को आप कहीं नोट कर लो और याद रखना। वह कफ दोष बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से संतप्त होकर पिघलने लगता है, जिसके कारण पाच अग्नि मंद पड़ जाती। पाच अग्नि कौन सी हमारी? जठर अग्नि। और जब वो धीरे धीरे जो मौसम में गर्मी बढ़ती है उसके कारण हमारा कफ पिघलने लगता है, जिसके कारण हमारी जठर अग्नि क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है, मतलब धीरे हो जाती है। और हमारी जठर अग्नि के धीरे होने के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब हमें क्या करना है?
उसके आगे देखते हैं। इस ऋतु में उस कपदोष को शीघ्र निकालने का प्रयत्न करें, मतलब वसंत ऋतु में हमें अपने कपदोष को बाहर निकालना चाहिए। कैसे? यहाँ हेमंत शब्द की साहचर्या ऋतु ग्रहण करने, क्योंकि दोनों की ऋतुचर्या प्रायः समान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हेमंत शिशिर ऋतु में संचित कपदोषों का प्रकोप वसंत ऋतु में होता है। इसलिए कपदोष को निकालने के लिए तीक्ष्ण वमन द्रव्य, हाँ यहाँ लिखा है कि कपदोष को निकालने के लिए क्या करना है हमें? तीक्ष्ण वमन कारक द्रव्यों द्वारा वमन कराएं और एवं तीक्ष्ण एवं रुक्ष औषधियों का प्रतिदिन नश्य लें। लघु तथा रुक्ष भोजन करें। व्यायाम, उपटन, आघात मतलब दंड बैठक मतलब सेटअप्स का प्रयोग करें, जिससे बढ़ा हुआ कपदोष शांत हो जाएगा। ठीक है। भोजन में लिखा है, भोजन में पुराने जौ, गेहूं की रोटी आदि बनाकर खाएं। मधु का सेवन करें। मधु मतलब शहद होता है। जंगल देश के प्राणियों के मांस में बड़े मांस के बड़े बनाकर खाएं। जो लोहे की सालाक मतलब कढ़ाई नहीं, सालाक मतलब होती रॉड, जो देखे होंगे आपने बारबेक्यू करते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे पीसेस लगा देते हैं और इन पीसेस को एक रॉड में ऐसे फंसा के नीचे से अग्नि से ताप करके इनको पकाते हैं। उसी को कहते हैं लोहे की सालाक में फिरोकर पकाए गए एतैव, इन्हें शूल्य कहा जाता है। ठीक है। इस टाइप से भोजन हमें करना है। ज़रूरी नहीं जो मांस का भोजन करना है। जो लोग शाकाहारी हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो सिर्फ वेजिटेरियन भोजन लेते हैं, उनके लिए यहाँ दिया गया है गेहूं की रोटी आदि बनाकर खाएं, मधु का सेवन करें। ये सिर्फ उनके लिए जो जंगल देश के प्राणियों, जो जंगल देश में रहते हैं उनको। ठीक है। अब हमें पान कैसे खाना है? पके हुए आम का रस निकाल कर, जिसे पहले प्रियतमा ने चक्कर अपने प्रियतम को दिया हो। पके हुए आम जो मिलते हैं हमारे, उसका रस निकाल कर जिसे हमारी प्रियतमा ने चक्कर प्रियतम को दिया हो। प्रियतमा मतलब फीमेल और प्रियतम मतलब मेल, कपल्स की बात हो रही है। प्रिया के मुख की गंध से सुरभित, जिस पर प्रिया के नयन कमलों की छाया पड़ रही हो, जो मन को प्रिय लगने वाला हो, हृदय को शक्ति देने वाला हो, ऐसे आम का मित्र मंडली के साथ पान खाएं। पना ध्यान रहे, इन मित्रों के साथ साथ पत्नी को भी अवश्य रहें, नहीं तो यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। इसको एक बार रीड कर लो, ये बहुत नॉर्मल चीज़ लिखी है। अब हम पढ़ते हैं मध्यचर्या। जो घने वन, दक्षिण दिशा की वायु अर्थात मलयज पवन शीतल तथा सुगंधित हों, यहाँ चारों ओर जल प्रवाह हो रहा हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा हो, या वन घने होने से ना हो रहा हो, यहाँ हीरे मरकत आदि के फर्श बने हुए, इनकी कांति युक्त वनों में यहाँ कोयलें जो कुकू होती हैं कूक रही हों, सहवास करने योग्य स्थानों में, सहवास मतलब अलिंगन, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप, जहाँ विविध प्रकार के सुगंधित फूल वाले वृक्षों, ऐसे वनों में सुख चाहने वाले पुरुष मित्र मंडली की कथा सुभाषित युक्त सभाओं द्वारा मध्यकाल को बिताएं। मतलब हमें अपना दिन कहाँ बिताना है, ऐसी जगह पे हम बिता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर। बसंत ऋतु में अप्थ है। इस ऋतु में गुरु, देर से पचने वाले पदार्थ होते हैं, गुरु जो हैवी होते हैं। शीतल पदार्थ, दिन में सोना, बसंत ऋतु में दिन में नहीं सोना है, शीतल पदार्थ नहीं खाने हैं। अम्ल तथा मधु रस प्रधान पदार्थों का सेवन ना करें। अब आ जाते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या में। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी तेज, देखो गर्मी के मौसम में सूर्य तेज होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो जलीय तत्वों को सुख देता है। यह पाठ अधिक स्पष्ट है, इससे भी चरोक्त अधिक पाठ स्पष्ट है। ठीक है। जिसके कारण शरीर स्थित जलीय अंश कफ धातु भी देखो शरीर में जो हमारी कफ का संचय हो गया था वो भी धीरे धीरे घटने लगता है सूर्य के तेज से। इसलिए इस ऋतु में लवण, कटु तथा अम्ल रस प्रधान पदार्थों का व्यायाम एवं धूप का सेवन करना छोड़ दें। देखो ग्रीष्म ऋतु में हमें व्यायाम नहीं करना है, कटु, अम्ल और लवण रस प्रधान पदार्थ नहीं खाने हैं और धूप में भी ज़्यादा नहीं जाना है। ये सब हमें ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है। ठीक है। सेवनीय पदार्थ मतलब जिनको हम खा सकते हैं, जो हमारे आहार और विहार हैं उनको देखते हैं अपन। ग्रीष्म ऋतु में हम मधुर
अधिक मधुर आहारों का सेवन करें तथा लघु शीघ्र पच जाने वाले पदार्थों का सेवन करें। स्निग्ध घी तेल से बने हुए पदार्थ एवं पेयों का सेवन करें, मतलब जो लिक्विड चीज़ें हैं, पीने वाली चीज़ें हैं, उनका ज़्यादा सेवन करें ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। सत्तू की सेवन विधि लिखी है यहाँ, सत्तू गर्मियों में सब सत्तू खाते हैं। मद्य सेवन विधि लिखी है, मद्यपान का निषेध लिखा है। मद्य और मद्यपान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे एक चैप्टर आएगा, अभी ये 3rd चैप्टर है, मतलब तीसरा अध्याय है। इसके बाद जो हमारा शायद 5वां अध्याय आएगा उसमें हमें मद्य और मद्यपान का क्लियर हो जाएगा ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। भोजन विधान क्या है ये हम देखते हैं। कुंद के समान सफ़ेद तथा इंदु के समान शीतल, सली चावलों के भात को तीतर बटेर, ये सब वो लिखा है। क्या नॉनवेज क्या है, नॉनवेज में खाने में तीतर बटेर जंगल देसी प्राणियों का मांस रस खाएं और चावल के साथ खाएं। और ये चावल के वो लिखे हैं टाइप, कुंद, इंदु। इसको आप एक बार रीड कर लो और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रही तो एक बार कमेंट में लिख के बता दो, हम बता देंगे, क्लियर कर देंगे। यहाँ पेय विधान लिखा है। अधिक गाढ़ा मांस रस का सेवन ना करें। रसाला राग, मतलब राग होता है रायता, खांडव खट्टे मधुर नमकीन रसों वाले घोल का पान करें। पंक्चर का सेवन करें जो नए मिट्टी के पात्र में बनाए गए हों। ठीक है। इस पात्र की सौंधी गंध भी उसमें आ जाती है। उसे शीतल करने के लिए कुछ देर केले अथवा महुए के पत्तों से ढककर रखें। ये इसको आप रीड कर लो, ये खाने की चीज़ें लिखी हैं कि क्या क्या करना है। रात्रि में दुग्धपान की विधि, रात्रि में हमें दूध कैसे पीना है। शशांक किरणों नामक भोजन का सेवन करते हुए चंद्रमा तथा तारों द्वारा शीतल किया गया और मिश्री मिले हुए भैंस के दूध को पिएं गर्मी के मौसम में। ठीक है। मध्यचर्या, दोपहर के समय धूप में पीड़ित मानव आकाश को छूने वाले अर्थात बहुत ऊंचे बड़े बड़े साल वृक्षों जहाँ सूर्य की किरणें छिपी हों तथा माधवी लताओं की प्रखर अंगूर के गुच्छों के युक्त उपवन में शयन करें, आराम करें। यहाँ पे लिखा है कि गर्मी के मौसम में जो दोपहर में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हमें बड़े पेड़ों के नीचे आराम करना चाहिए, जो जिनके नीचे छाया हो, कुल मिला के ऐसे पेड़ों के नीचे। ठीक है। शयन विधान लिखा है। सुगंधित शीतल जल को बार बार सींचे गए जगह से, फिर उसके ऊपर कोमल पत्तों व फलों की वंदनवारों से सुसज्जित कायमान, मतलब हमारी बॉडी की चौड़ाई के बराबर के इच्छुक नर नारी के शरीर के नापे वाले घर में बिछौने पर सोएं। अब ये शयन विधान लिखा है। शयन विधान एक बार आप रीड कर लो, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही तो बताना, हम फिर से समझा देंगे। रात्रिचर्या है ग्रीष्म मौसम की। रात के समय चूना पुते हुए महल, मतलब सौंद की छत पर जहाँ चंद्रमा की चांदनी छिटकी हो वहाँ बैठना या लेटना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वो ठंडक देगी। मनोहर वातावरण, इसको एक बार रीड कर लें आप। देखो संहिता है, संहिता सिर्फ हमें रीड करते चलना है, इतना कुछ हैवी नहीं होता है। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ में डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम एक एक श्लोक और एक एक लाइन को समझाना चालू कर देंगे, देखो हम समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर अगर पढ़ाना चालू कर देंगे तो लेक्चर्स हमारे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और संहिता कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। संहिता की जो चीज़ें हैं वो हम दूसरे सब्जेक्ट्स में कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं। जैसे अभी पिछले लेक्चर को आप देखो, अगर क्रिया शरीर का जो तीसरा लेक्चर है त्रिदोष वाला, उसमें देखोगे इसमें बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आप तो सीधे कमेंट कर दिया करो जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है उसको लेके। ठीक है। हम वर्षा ऋतु के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से वर्षा ऋतु से लग जाता है हमारा आदान काल। आदान काल में नहीं लग जाता है। आदान काल में शिशिर वसंत ग्रीष्म में निकल गए, अब आ जाती है अपनी वर्षा ऋतु। आदान काल के प्रभाव से दुर्बल शरीर प्राणियों को पहले ही मंद हुई जठराग्नि, मतलब आदान काल में हमारी जठराग्नि मंद हो गई थी। अग्नि मंद होने के कारण हम भोजन का पाचन भी जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे थे, तो उसका लिखा है। ऋतु में वात आदि दोषों से अधिक मंद पड़ जाती है, क्योंकि उक्त वे दोष जल के भार से लटके हुए बादलों द्वारा आकाश में छाए रहने पर तुषार युक्त शीतल वायु के स्पर्श से पृथ्वी में से निकलने वाली भाप के प्रभाव से आहार के अम्ल विपाक वाले होने से इस काल में होने वाले मैले जल के प्रयोग तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से कुपित होकर आपस में एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं। ये बहुत नॉर्मल बात लिखी है, मतलब लॉजिकल बात है और ये जनरल चीज़ है।
बरसात के टाइम पे क्या होता है कि पानी मैला आता है, जो हम बोर का पी रहे हैं, कुएं का पी रहे हैं या कहीं का भी पी रहे हैं, नया जल आता है तो थोड़ा सा मैला हो जाता है। पानी बारिश, गर्मी के मौसम के बाद बारिश होती है तो ज़मीन से, धरती से, भूमि से भाप निकलती है। तो ये सब लिखा है यहाँ पे, इसको आप एक बार रीड कर लो। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम शरीर की शुद्धि। इस ऋतु के आरंभ में वमन विरेचन क्रियाओं द्वारा शरीरगत संचित दोषों का शोधन करके शुद्ध कर देना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि जब ये ऋतु शुरू हो तब हमें अपने शरीर को किस तरीके से शुद्ध करना चाहिए। ठीक है। सेवनीय आहार, मतलब वर्षा ऋतु में हमें कौन कौन से आहारों का सेवन करना है। इन दिनों नंगे पैरों से गीली भूमि तथा कीचड़ में नहीं चलना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा है कीचड़ में नहीं चलना है। ठीक है। अति सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते रहें। वस्त्रों में उग्रवादी धूप देते रहें। छत के ऊपर चारों ओर खुले कमरों में निवास करें जहाँ पृथ्वी से निकलने वाली भाप ना लगे, क्योंकि गर्मी के बाद जब बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा भाप निकलेगी, और अगर ऐसे बंद कमरे में रहेंगे तो आप भाप के कारण वो उमस होने लगती है, मॉइस्चर वाली गर्मी होती है, वही होगा। ठीक है। तो ऐसी जगह पर रहने मना किया है। वर्षा के बाद आ जाती है हमारी शरद ऋतु। वर्षा ऋतु में पानी से भीगे हुए एतव शीतत युक्त प्राणियों के शरीर में पित्त का संचय क्रमशः होता रहता है। बरसात में पित्त का संचय होता है, इस चीज़ को भी एक बार आप नोट कर लें। उसके बाद शरद ऋतु के आ जाने पर एकाएक सूर्य की तेज किरणों द्वारा तपे हुए प्राणियों के शरीर में वर्षा काल में संचित हुए पित्त के समय कुपित हो जाता है। उस पर विजय पाने के लिए, अर्थात वह किसी प्रकार से पित्त जनित विकारों को पैदा ना करें, इसके लिए तिक्त रस का सेवन करें। इसको एक बार आप ध्यान से देखो कि हमें शरद ऋतु में तिक्त रस का सेवन करना है। विरेचन तथा रक्त मुक्षण भी कराना है वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में ही। ठीक है, सॉरी। आहार विधि दी है, देखो फिर से। तिक्त, मधुर और कसैले रस प्रधान पदार्थों वाले आहार हमें करने हैं शरद ऋतु में। ठीक है। साली के चावल, मूंग, बिस्री, खाण, आंवला, परवल, मधु तथा जंगल प्राणियों के मांस और मांस रस का सेवन करें। हंसोदक का सेवन करें। हंसोदक क्या होता है? हंसोदक बार बार पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, और हम भी इसको आपको आराम से समझा रहे हैं। एक बार में समझ लो, फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि हंसोदक वाला क्वेश्चन बहुत आता है। दिन में स्वाभाविक रूप से सूर्य की किरणों में तपा हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना। दिन में सूर्य की किरणों में तपा हुआ और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, अर्थात सूर्य एवं चंद्र की किरणों से सुसेवित तथा अगत्य तारा के उदय हो जाने से निर्विष, मतलब दोहरित, एक पवित्र, निर्मल और दोषनाशक जल हो। मतलब दिन में सूर्य की किरणों से तपा हो, रात में चंद्र की किरणों से शीतल हुआ हो, और अगस्त तारा के निकलने के पहले का जो जल है वो हंसोदक निर्मल पवित्र जल है। ठीक है। यह जल अभिषंद कारक नहीं होता है और ना ही रूक्ष होता है। यह अमृत के समान गुणों वाला जल पीने योग्य होता है। समझ गए? दिन में सूर्य से तपा हुआ, रात में चंद्रमा से तपा हुआ, अगस्त तारा के उदय होने के पहले वाला पवित्र, निर्मल और दोषनाशक जल है जो उसे हंसोदक कहते हैं, और यह जल अमृत के समान गुणों वाला पीने योग्य जल होता है। ये हंसोदक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। शरद ऋतु में विहार की विधि लिखी है। रजनीमुख रात्रि होने के 2 घंटे तक आरंभ में चंदन, खस, कपूर का लेप लगाकर, मोतियों की माला धारण कर, साफ सुथरे पवित्र भवन ऊपरी छत पर बैठकर चूने की सुज्जल चांदनी का सेवन करें। अपथ्य, इस ऋतु में निम्नलिखित 10 वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन कौन से वो देखते हैं। शरद मौसम में ओस, पहली चीज़ है ओस का सेवन नहीं करना है। क्षार पदार्थों का सेवन नहीं करना है। भरपेट भोजन नहीं करना है। दही, तेल, वसा नहीं खाने हमें। तेज धूप, तीक्ष्ण मद, दिन में सोना शरद ऋतु में बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरब की ओर से चलने वाली वायु का भी सेवन हमें शरद ऋतु में नहीं करना है। ठीक है। ये ऋतुचर्या को संक्षिप्त वर्गीकरण दिया गया, एक बार आप इसको रीड कर लो। ये राशि, मांस और ऋतुएं, ये संशोधन उपयोगी ऋतुक्रम है। बात आदि दोषों की चाय प्रकोप समन तालिका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है। जैसे दोष है, दोष बात, पित्त, कफ, संचय, प्रकोप, प्रशमन। अब किस ऋतु में होते हैं वो देखते हैं। बात का संचय होता है ग्रीष्म में। हमने क्रिया शरीर वाले लेक्चर में इसको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, फिर भी हम फिर से बताते हैं। अब देखो, बात का संचय होता है ग्रीष्म में, प्रकोप होता है वर्षा में, और प्रशमन होता है शरद में। और पित्त का संचय होता है वर्षा में, प्रकोप शरद में, और प्रशमन वसंत में। ऐसे ही कफ का संचय होता है हेमंत में, प्रकोप होता है वसंत में, और प्रशमन होता है ग्रीष्म में, वर्षा।
इसके बाद ये क्या है, रस सेवन निर्देश दिए गए हैं। रस सेवन निर्देश को एक बार रीड कर लेना। ऋतु संधि क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको देखो, ध्यान से देखो, हम अच्छे से समझाते हैं। दो ऋतुओं के जोड़ को ऋतु संधि कहते हैं। मतलब जो एक ऋतु है, जैसे मान लो शिशिर है और दूसरी ऋतु है हमारी, शिशिर के बाद कौन सी आती बताओ, बसंत। तो जो शिशिर ऋतु है उसको और दूसरी बसंत ऋतु के जोड़ को हम कहते हैं ऋतु संधि। प्रथम ऋतु के अंतिम सप्ताह, मतलब शिशिर ऋतु का लास्ट वीक, मतलब लास्ट के 7 दिन, और आने वाली ऋतु के प्रथम सप्ताह, मतलब शिशिर ऋतु के लास्ट के 7 दिन और बसंत के पहले के 7 दिन, टोटल हो गए 14 सप्ताह। यह 15 दिन का समय ऋतु संधि है। क्रमशः पहले ऋतु की चर्या को छोड़ते हुए अगली ऋतु की चर्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर देना चाहिए इस ऋतु संधि के अंदर ही। ठीक है, एक ऋतु की ऋतुचर्या छोड़ के दूसरी ऋतुचर्या अपनाना हमें धीरे धीरे चालू कर देना चाहिए। और पहले ऋतुचर्या को सहसा छोड़कर दूसरी ऋतुचर्या का सहसा प्रारंभ कर देंगे। इस व्यक्तित्व कर्म से असात्म जनित रोग हो सकते, इसलिए एकदम से नहीं छोड़ना हमें, धीरे धीरे करके लास्ट के 7 दिन में हमें पहली ऋतुचर्या को छोड़ना है और फिर धीरे धीरे करके अगली आने वाली ऋतुचर्या का हमें प्रारंभ करना है। यहाँ पे हमारा तीसरा चैप्टर ऋतुचर्या खत्म होता है। अगर ऋतुचर्या में आपको कोई भी डाउट है, आप एक बार हमें कमेंट में लिख के बताएं, जिससे हम आपके डाउट को समझेंगे और अगले अष्टांग हृदय के लेक्चर में पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे। जो भी आपको समझने में दिक्कत गई होगी वो चीज़ समझा देंगे। और ऐसा नहीं तो अष्टांग के लिए और चरक संहिता के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस भी श्लोक नंबर में आपको डाउट हो रहा है तो आप हमें ऐसा डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अध्याय 3 श्लोक का जो भी नंबर हो, 11, 12, 13 जैसा भी हो, ऐसा करके आप हम बता दीजिए। ऐसे ही सारे चैप्टर के साथ कर सकते हैं। जैसे अध्याय 1 श्लोक नंबर ये, अध्याय 2 श्लोक नंबर 2, 3, 4, ऐसा जैसे भी आपको डाउट हो रहा है हम डायरेक्ट उस श्लोक को निकाल के आपके डाउट को पहले क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, आप पढ़ते रहिए। बाय।